एक बंदा अभी दुबई में बैठा है, कनाडा बिज़नेस इमिग्रेशन की तैयारी कर रहा है। उसका बिज़नेस प्लान बन चुका है, एजेंट को फ़ीस जा चुकी है, इनक्यूबेटर ढूँढ रहा है वो। सब कुछ कनाडा स्टार्टअप वीज़ा के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो प्रोग्राम अब बंद हो चुका है। यकम जनवरी 2026 में इस प्रोग्राम में नई एप्लीकेशंस ज़ीरो हैं, जो पहले से लाइन में खड़े थे, उनकी आखिरी तारीख भी 30 जून 2026 थी, जो वो भी गुज़र चुकी है। वो बंदा एक ऐसे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जो दरवाज़ा दरवाज़ा नहीं रहा, बल्कि अब दीवार बन चुका है। लेकिन 2 दरवाज़े अभी भी खुले हैं, और ये 2 ऐसे हैं जिन पे कोई ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि इनमें पैसा, ओनरशिप और कंपनी स्ट्रक्चरिंग का काम वगैरह इन्वॉल्व है, खाली पेपर वर्क नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस लिस्ट भी बताऊंगा, जिसमें अगर आपका बिजनेस फॉल करता है तो आपकी एप्लीकेशन शुरू होने से पहले ही खत्म है। बहुत से लोग लाखों डॉलर की इस पे स्पेंड कर देते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस तो इस लिस्ट में आया है और वो सारा पैसा आपका ज़ाया हो चुका है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि अभी क्या चल रहा है कनाडा में और क्या बंद हो चुका है। सबसे पहले तो स्टार्टअप वीज़ा बंद हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स जो प्रोग्राम था वो भी बंद हो चुका है। ओंटारियो का जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम था वो भी काफ़ी अर्से से बंद है। और तीसरी चीज़ जो अभी खुली है वो है C11 वर्क परमिट, और उसके ऊपर मैं पहले एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। एक लाइन में देखें, C11 बेसिकली आप कनाडा में बिजनेस चलाने देता है बिना LMIA के, लेकिन वो सिर्फ एक वर्क परमिट है, वो PR नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जी वो अपनी कंपनी बनाएंगे, फिर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR ले लेंगे, लेकिन वो रास्ता बंद है। उस पर मैं खैर डिटेल में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज मैं उस पर वापस नहीं जाऊँगा। आज हम उन 2 रास्तों पे बात करेंगे जो सीधा PR तक जाते हैं, जिससे आप कनाडा में आके सीधा कनाडा की PR ले सकते हैं, और जिन पे ज़्यादातर कोई डिटेल में बात नहीं करता। तो पहला रास्ता जो है वो प्रोविंशियल एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रीम्स है। फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखिए, C11 में फेडरल गवर्नमेंट आपको एक वर्क परमिट देती है, यहाँ प्रोविंस खुद आपको नॉमिनेट कर रहा है, और नॉमिनेशन सीधा PR की एप्लीकेशन तक ले जाती है। ये 2 अलग चीज़ें हैं। प्रोसेस 2 हिस्सों में है। पहले आप रजिस्टर करते हैं, फिर आपको स्कोर मिलता है, और अगर स्कोर अच्छा है तो इनविटेशन आती है। इनविटेशन के बाद आप पूरी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया के केस में एक ऑथराइज्ड अकाउंटिंग फर्म आपकी जो नेटवर्थ है उसको वेरीफाई भी करती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि खाली बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है। खाली वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है, पैसा कहाँ से आया, वो भी आपको प्रूव करना पड़ता है। एप्लीकेशन प्रूव होती है तो फिर आपको वर्क परमिट पे आप कनाडा आ जाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, और जब आप अपने टारगेट्स पूरे कर लेते हैं तो आपको नॉमिनेशन मिलती है, और फिर नॉमिनेशन के बाद आपको PR मिल जाती है। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश कोलंबिया देखते हैं, क्योंकि उसके नंबर सबसे ज़्यादा क्लियर हैं, और वहाँ पे आप अपनी PR ले सकते हैं और अपनी बिजनेस इमिग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक है बेस स्ट्रीम और एक है रीजनल स्ट्रीम। बेस स्ट्रीम के अंदर आपकी जो नेटवर्थ है, पर्सनल नेटवर्थ, वो कम से कम $6 लाख होनी चाहिए, और जो बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको $3 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप नया बिज़नेस भी बना सकते हैं या चलता हुआ बिज़नेस भी खरीद सकते हैं। और फिर आप रीजनल स्ट्रीम की बात करें ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, तो इसमें जो आपकी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, आधी, तकरीबन $3 लाख आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और बिजनेस के अंदर तकरीबन आप $1 लाख आपको लगाना है, तो ये उससे आधी हो जाती है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि ये आपको मेन वैंकूवर के अंदर नहीं कर सकते, मेन ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, उससे आपको बाहर जाना होगा, कम्युनिटी से रेफरल लेना होगा, और पहले खुद जाके आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट भी करना पड़ता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। और ये याद रखें कि रीजनल में आप चलता वो बिज़नेस नहीं खरीद सकते। बेस में तो खरीद सकते हैं, लेकिन रीजनल में नहीं खरीद सकते, नया बिज़नेस बनाना पड़ता है। और इसमें दोनों स्ट्रीम्स के अंदर जो आइल्स की, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो CLB4 है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, आसानी से आ जाती है। ओनर का 3 साल का तकरीबन मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम से कम एक फुल टाइम आपने यहाँ पे कैनेडियन या PR को जॉब देनी होती है। और इसके अंदर मैं अब आपको वो लिस्ट बताता हूँ जो कि रिस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस की लिस्ट है। मतलब इसमें अगर आपका बिजनेस फॉल करता है तो आप चाह के भी PR या बिजनेस इमिग्रेशन नहीं कर सकते। इसमें आता है टैनिंग सलून, कॉइन लॉन्ड्री, पॉन शॉप, DVD स्टोर, बेड एंड ब्रेकफास्ट, घर से चलने वाले जो बिजनेस होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, रियल एस्टेट ब्रोकरेज या डेवलपमेंट। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे देशियों को हर्ट करती है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इसी में आता है। मतलब आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो सिर्फ ऑन पेपर हो, जब तक आप प्रॉपरली वैल्यू ना उसकी ऐड कर सकें। यानी वो बिज़नेस जो हमारे देशी ज़्यादातर करते हैं, तो वो इसमें फॉल करते हैं। और आपको ये लिस्ट का पता होना चाहिए अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया के थ्रू बिज़नेस इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो। और वो बात जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, देखिए, नॉमिनेशन जो होती है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन, वो ऑटोमेटिक नहीं होती। आपको अप्रूवल के बाद एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करना होता है प्रोविंस के साथ, जिसमें आपके टारगेट्स लिखे होते हैं। कनाडा पहुंचने के बाद तकरीबन आपको 20 महीने मिलते हैं वो प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद आप एक फाइनल रिपोर्ट प्रोविंस को जमा करवाते हैं, और अगर प्रोविंस मुतमिन होता है, आपके टारगेट्स मीट होते हैं, तो फिर जाके कहीं आपको नॉमिनेशन मिलती है। मतलब ये 2 साल की कमिटमेंट है, और आपका पैसा ज़ाहिर बात उस बिज़नेस में लगा हुआ है। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये पूरी एक कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि जी इन्वेस्टमेंट की और PR मिल गई। और अगर इसकी फ़ीस की हम बात करें तो तकरीबन $1000-2000 जो है वो, तो $1000 आप लगा लें, गवर्नमेंट फ़ीस होती है, और बाकी जो कंसल्टेंट और सारी लिखत पढ़त के ऊपर आपका तकरीबन $25 से $30,000 इसके ऊपर खर्चा आता है ब्रिटिश कोलंबिया के लिए। और दूसरा रास्ता कनाडा बिज़नेस इमिग्रेशन का, और ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इसको C12 भी बोला जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो दुबई, पाकिस्तान या इंडिया में पहले से बिज़नेस चला रहे हैं, और उनके लिए ये सबसे सस्ता और लॉजिकल है। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है। आप कनाडा में नया बिज़नेस खरीदना ही नहीं है आपको। आप जो अपना जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी ब्रांच या सब्सिडरी
कनाडा में खोलते हैं और फिर अपने आप को उस ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप अपनी कंपनी को कनाडा लेके जा रहे हैं, आपका पैसा इसमें शर्त नहीं है डेफ़िनिटली। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि वो जो दोनों कंपनीज़ हैं, कनाडा वाली और जो फ़ॉरेन कंपनी है, उसके दरमियान एक क्वालिफ़ाइंग रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई सब्सिडियरी, ब्रांच या एफ़िलिएट होनी चाहिए और पिछले तकरीबन 3 साल में से कम 1 साल आप उस कंपनी के साथ एफ़िलिएट हो, काम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उसका प्रूफ़ आपके पास होना चाहिए। मतलब सैलरी वगैरह आ रही है आपके पास। और कनाडा में जो आपको रोल मिल रहा है, वो एग्ज़ीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर या फिर स्पेशलाइज़्ड नॉलेज वाला रोल चाहिए। नए ऑफ़िस के लिए जो आपका पहला परमिट होता है, जो वर्क परमिट होता है, वो आम तौर पे आपको 1 साल के लिए मिलता है। फिर आपका वो रिन्यू तब होता है जब आप साबित करते हैं कि भई आपका ऑफ़िस वाक़ई चल रहा है और स्टाफ़ भी है, कनाडा वाला ऑफ़िस। एग्ज़ीक्यूटिव और सीनियर मैनेजर्स के लिए जो टोटल 7 साल तक आप मतलब इसमें इस वर्क परमिट रिन्यू करवा सकते हैं, इस C12 वर्क परमिट के थ्रू। इसमें आपके जो स्पाउस है उसको ओपन वर्क परमिट मिलता है और बच्चों को जो स्कूल का वर्क परमिट होता है, वो स्कूल का परमिट डेफ़िनिटली, मतलब स्कूल में पढ़ सकते हैं आप। और अब वो बात जो मेरे पास रोज़ आती है, लोग कैनेडियन कंपनी तो बना लेते हैं, लेकिन दोनों कंपनीज़ के दरमियान कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, ओनरशिप चार्ट नहीं होता, शेयर होल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो साफ़ नहीं होते, फाइनेंशियल्स नहीं होती और यहीं पे उनकी फाइल सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हो जाती हैं। तो कनाडा बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए आपके पास 2 रास्ते हमने डिस्कस किए और फॉर एग्ज़ाम्पल 3 तरह के लोग हैं। पहले, अगर आपके पास कैपिटल है, 3 साल का बिज़नेस ओनर का एक्सपीरियंस है, तो आप टोरंटो या वैंकूवर से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, किसी कम्युनिटी में आप रह सकते हैं, तो आपका जो रास्ता है वो प्रोविंशियल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है। ये लंबा है, 2 साल की कमिटमेंट है, लेकिन ये सीधा पीआर पे ख़त्म होता है। दूसरा, अगर आप दुबई, पाकिस्तान या इंडिया में किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को चला रहे हैं या उसमें किसी सीनियर रोल में भी हैं, तो आपका जो रास्ता है वो आईसीटी है, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। ये सबसे सस्ता है, तेज़ है और आपका मौजूदा बिज़नेस चलता रहता है, लेकिन ये खुद ब खुद पीआर में नहीं कन्वर्ट होता। इससे आप कनाडा में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आके अपनी पीआर के प्रोसेस करते हैं। तो तीसरा, अगर आपके पास नेटवर्थ भी नहीं है, कोई चलती हुई कंपनी भी नहीं है, तो मैं आपसे सीधा बोलूँगा कि फिर इन दोनों में से कोई रास्ता आपके लिए नहीं है। और मैं आपको पहले ये बता दूँ, ये सुनना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी एजेंट को फ़ीस दें और फिर 2 साल बाद सीखें कि भई आप तो एलिजिबल ही नहीं है कनाडा बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए। और अगर आप दोनों में किसी एक में आते हैं, तो पहले आप अपनी नेटवर्थ को का पेपर वर्क बना लें, अपनी सोर्स ऑफ फंड्स और अपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर ठीक करवा लें और फिर उसके बाद किसी आरसीआईसी लाइसेंस के साथ बैठ के अपनी इमिग्रेशन, कनाडा इमिग्रेशन फ़ाइल को देखें।